एक बार की बात है कि दिन बहुत सुहाना था। सूरज की हल्की हल्की किरणें उसकी आंखों पर गिर रही थी, जिसकी धीमी धीमी गर्माहट से वो अपनी प्यारी सी आंखें खोलकर देखती है। और वो एक तोते का छोटा सा बच्चा था, जिसका नाम वानी था। हाँ, अरे सुबह हो गई। मुझे तो कितना काम करना है ना। माँ और पिताजी तो पड़ोस के गांव का मेला देखने गए हैं। उनको गए 2 दिन हो गए और आज वो वापस भी आ जाएंगे। अरे नहीं, उनके आने से पहले मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा और मुझे बर्तन भी साफ करने होंगे। इस तरह वो छोटे से तोते की छोटी सी बेटी बहुत ही जल्दी जल्दी घर का सारा काम पूरा कर लेती है और पूरी तरह से घर की सफाई भी कर लेती है। तभी उसके माता पिता घर पहुंचते हैं। माँ, पिताजी, मेला कैसा था उस गांव का? और माँ, अगली बार मैं भी मेला देखने आपके साथ चलूंगी। जमाना बहुत बदल गया है बेटी। पता है वहाँ कितने अलग अलग तरह की चीजें थी। तरह तरह के बीज, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के फल और तो और इस्तेमाल करने वाली सारी चीजें वहाँ पर मौजूद थी बेटी। पता है दोनों आँख ना कम पड़ रहे थे उन चीजों को देखने के लिए, लेकिन बहुत महंगी चीजें थी बेटी। इतनी महंगी चीजें तो हम खरीद नहीं सकते हैं ना। तो पता है मैंने तुम्हारे लिए ये मोतियों की माला खरीदी थी। इसको तुम पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी बेटी। और फौरन ही अपने गले में डाल लेती है और फिर एक आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। माँ, पिताजी, मेला कैसा था उस गांव का? और माँ, अगली बार मैं भी मेला देखने आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं बेटी, तुझे पता है वहाँ कितने बदतमीज लड़के थे। और तो तेरी शादी भी नहीं हुई है ना। हम ऐसे कैसे तुझे वहाँ ले जाते, ऐसे बदतमीज लड़कों के बीच। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने पति के साथ ही जाना। क्या अभी आप लोग मेरी शादी कर दोगे? अरे माँ, ऐसे मत कहो माँ, वरना मुझे बहुत शर्म आती है। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ राशि कबूतर अपनी बेटी को लेकर पहुँच जाती है। अरे राशि, तू? अरे मेरी दोस्त, तू कैसी है? कितने दिन हुए तुझे देखकर। शहर जाकर तो जैसे हम लोगों को तू भूल ही गई पूरी तरह से। अरे नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जैसी दोस्त को भला कौन भूल सकता है? तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मेरे पति की जबरदस्ती की वजह से हम गांव छोड़कर शहर चले गए थे। उन्होंने यही कहा था कि हम लोग अगर शहर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और पता नहीं उन्होंने क्या क्या सोचा था। जब हम लोग वहाँ गए थे तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ का सारा माहौल बदलता गया। सारे पेड़ काटते गए सारे लोग वहाँ के, और हम जैसे लोगों को रहने का ठिकाना ही नहीं मिलता था। सारे पेड़ कम होते गए और हमारे लिए रहने के लिए छत भी नहीं बचा, और इसीलिए वापस आ गए हैं। और मेरे पति घर बनाने के काम में व्यस्त हो गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अजियो, सुनते हो? आप भी जाओ और इसके पति की थोड़ी सी सहायता कर देना, उनको अच्छा लगेगा। कितनी छोटी सी थी तेरी बेटी जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था। बहुत बड़ी हो गई है और बिल्कुल तेरी ही तरह सुंदर लग रही है। रोसी बेटा, आंटी को नमस्ते कहो। रोसी किसी से कुछ भी बात नहीं करती है और चुपचाप पेड़ के एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। असल में बात ये है कि इस लड़की को तो शहर छोड़ के आने का बिल्कुल मन नहीं था। हमारी जबरदस्ती से आई थी। बच्ची है, गलत मत समझना। अरे अरे, कोई बात नहीं, रहने दे राशि। छोटी बच्ची है, ये भी तो मेरी बेटी की तरह ही है ना। कोई बात नहीं, हमारी वाणी है ना, वो सब संभाल लेगी।
वानी उनकी सारी बातों को सुनती है और फिर रोसी के पास जाकर बैठ जाती है। रोसी, तुम्हें याद है हम जब बहुत छोटे से थे तब हम दोनों मिलकर खेला करते थे? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। और वैसे भी सिटी में रहने वाले लोगों के पास इतना सब कुछ याद रखने का टाइम नहीं रहता। अच्छा, कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो। मैंने ना आम का रस बनाया था, क्या तुम उसका स्वाद चखोगी? छी, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो बस स्ट्रॉबेरीज, पेस्ट्री, पाइनएप्पल केक्स ऐसी चीजें खाती हूँ। पता नहीं ये गांव के लोग कैसे कैसे चीजें खा लेते हैं। रोसी की कही बातें सुनकर वानी को बहुत बुरा लगा था और उसका दिल भी बहुत दुखा था, लेकिन फिर भी वो रोसी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। वो बहुत कोशिशें करती थी, लेकिन रोसी हमेशा अपने शहर की ही तारीफ करती रहती थी। हमेशा शहर के पंछियों की तारीफ करती रहती थी और गांव के पंछियों की और उनके सारे घराने का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, जो कि वानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वानी को अपना गांव और उसके गांव के पक्षी बहुत ही प्यारे थे। एक बार की बात है कि वानी जंगल में घूमने के लिए जा रही थी और तभी रोसी उसको मिल जाती है और वो कहती है कि वो भी उसके साथ जंगल की सैर करना चाहती है। दोनों मिलकर ऐसे ही आकाश में उड़ने लगे। रोसी के पास आकाश में उड़ने के बहुत सारे हुनर थे। वो आकाश में तरह तरह की पलटियां मारती रहती थी और ऊपर नीचे छलांगे भी लगाकर उड़ा करती थी। और उसने ये कहा था कि ये सब उसको उसके शहर के दोस्तों ने सिखाया था। देखा तुमने, मैंने कितनी आसानी से ये सब साहस कर लिया। क्या तुम ऐसे कर सकती हो? नहीं ना, ये सब कुछ सिर्फ शहरों में रहने वाले ही कर सकते हैं, तुम जैसे लोग नहीं। अच्छा, जब तुम्हें शहर के लोग इतने अच्छे लगते हैं तो तुम गांव क्यों आई हो? अपने शहर में ही रह जाती। हाँ, वही तो, मैं शहर के लड़के से ही शादी करूंगी और दोबारा शहर चली जाऊंगी। यहाँ मुझे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी और आकाश में उड़ रही थी। उन्होंने देखा कि एक कौवा उनकी तरफ आ रहा था। वानी सोचने लगी कि ये कौवा कौन है। ये सोच ही रही थी कि वो कौवा उनके बहुत पास आता है और कहता है, हाय रोसी, कैसी हो? मैं कल ही दादाजी के घर आया था और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि तुम लोग वापस शहर नहीं आओगे। और ये बात मैंने तुम्हारे पिताजी से सुनी थी जब वो हमारे पिताजी को ये सब बता रहे थे। हाँ यार, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इस गांव में रहना मेरे बस की बात नहीं। हे रोसी, यहीं पास ही में एक बहुत अच्छा सा तालाब है, चलो ना हम वहाँ जाकर स्विम करते हैं। तुम जैसे सारे लोगों को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ तो हर वक्त एक ही बात कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। उफ, ये सब झेलना मेरे बस की बात नहीं है यार। नहीं रोसी, उस तालाब के पास मत जाना। उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक मगरमच्छ रहती हैं और पिताजी कहते हैं कि उस तालाब के पास कभी नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ, तो मगरमच्छ के आने तक हम लोग क्या वहीं बैठे रहेंगे उसका खाना बनने के लिए? नहीं ना, वहाँ से दुम दबाकर उड़ जाएंगे। वानी के बहुत रोकने और मना करने के बाद भी रोसी उसकी एक नहीं सुनती है और उस कौवे के साथ मिलकर उस तालाब के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वानी इन दोनों की वजह से बहुत परेशान थी। वो मन ही मन बहुत डर रही थी। लेकिन रोसी और उसका दोस्त कौवा दोनों मिलकर उसी तालाब के पास चले जाते हैं, जिस तालाब में बहुत सारी मगरमच्छ रहती थी। वानी अपनी दोस्त रोसी के लिए बहुत डर जाती है और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ समय बाद वो तालाब के पास पहुंच जाते हैं और फिर दोनों मिलकर उस तालाब के अंदर नहाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद उन लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी मगरमच्छ उनके पास आने वाली थी और ये देखकर कौवा अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाता है और रोसी भी उड़ने ही वाली थी कि उसका पैर उस तालाब में फंस जाता है। वो उड़ना चाहती थी
लेकिन उसके पैर की वजह से वो उड़ नहीं पाई थी। दोस्त, रुक जाओ मेरे दोस्त, मेरा पैर फंस गया है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। अरे नहीं, मगरमच्छ आ रही है। वहाँ शहर में भी मेरे बहुत सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मैं यहाँ अगर तुम्हारी सहायता करते बैठूंगा तो मगरमच्छ तो मुझे चट कर जाएगी। इतना कहकर वो कौवा अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाता है। और दूर खड़ी वानी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसको ये लगने लगा कि कहीं न कहीं रोसी की जान खतरे में है। ये सोचना ही था कि वो घबराती हुई रोसी के पास पहुँच जाती है। हाँ वानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस तरह वानी अपना हाथ रोसी को देती है और कहती है कि उसका हाथ कस के पकड़े रहे, और फिर वो उसकी तरफ जोर से उसको खींचने लगती है। और तब रोसी का पैर भी जिस धागे में अटका हुआ था वो धागा वहीं के वहीं टूट जाता है, और वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से उड़ जाते हैं। थैंक यू वानी, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई है। कम से कम अब तो सोचो रोजी कि हमारे लिए ज्यादा मायने ये नहीं रखता है कि हम कहाँ रहते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम लोग कैसे लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। एक दोस्त को उसके मुश्किल समय में ऐसे छोड़कर चले जाने वालों से बेहतर वो लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करे। तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे शहर के दोस्त बहुत अच्छे हैं। देख लिया ना उनकी अच्छाई। कुछ तो समझो रोसी, कुछ तो सबक हासिल करो। हाँ वानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सके तो मुझे माफ कर देना। और तब से रोसी अपनी सोच और अपनी आदतें पूरी तरह से बदल लेती है। अपने आप को वानी की बहुत अच्छी दोस्त मानने लगती है, और तब से वानी और रोसी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उनको जहाँ कहीं भी जाने का मन होता दोनों साथ ही मिलकर घूमा करते थे। जो बातें रोसी जानती थी वो वानी सीखती थी, और जो वानी को पता था वो रोसी सीखा करती थी। इस तरह उन दोनों की दोस्ती और उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा गांव होता था। उस गांव का जमींदार विजय वर्मा नाम का एक आदमी था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। जो कोई भी उसके यहाँ सहायता के लिए आता तो वो उसकी पूरी सहायता करता था। गांव के सारे लोग विजय वर्मा की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उसने अपने गांव के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे कि अस्पताल बनवाना और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल वगैरह बनवाना। जैसा विजय वर्मा था, उसकी पत्नी संध्या भी बिल्कुल वैसे ही थी। सारे लोगों की बहुत सहायता करती थी। लोग उसकी भी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। कहने के लिए तो पति पत्नी का मन बहुत अच्छा था, लेकिन उनको भगवान ने औलाद नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत सारे पूजा पाठ करते थे, व्रत भी रखा करते थे, सारे मंदिर सारे भगवान को पूजते थे। उनकी औलाद के लिए सिर्फ वही नहीं बल्कि सारे गांव के लोग पूजा पाठ करवाते रहते थे। संध्या, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे यहाँ औलाद होगी? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान हमारी जरूर सुनेंगे और हमें वो बच्चा भी जरूर देंगे। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। हाँ संध्या, तुम्हारे अंदर का विश्वास हर बार ना मेरे अंदर भी एक नया विश्वास जगाता रहता है। तुम्हें पता है, हमारे गांव के सारे लोग भी हमारे लिए औलाद की बहुत दुआएं और पूजाएं करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। भगवान को किसी न किसी की दुआ तो सुननी ही पड़ेगी, और आप देखते रहना, बहुत जल्दी हमारे घर बच्चा आएगा। ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि अचानक से विजय वर्मा की कार के आगे एक गाय आ जाती है और विजय वर्मा से भूल हो जाती है। विजय वर्मा उस गाय को बहुत जोर का धक्का देता है, जिससे वो गाय वहीं के वहीं मर जाती है। फौरन ही विजय वर्मा और उसकी पत्नी संध्या कार से नीचे उतरकर उस गाय के पास चले जाते हैं। गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं।
कुछ लोगों ने देखा और कहा कि ये गाय तो गर्भवती है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो गाय का बच्चा उसके पेट में है वो अभी जिंदा है। ये बात सुनते ही विजय वर्मा खुश हो जाता है और फिर उस गाय के बच्चे को बाहर निकालते हैं। विजय वर्मा और उसकी पत्नी संध्या को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से एक जान चली गई, लेकिन संध्या अब उस गाय के छोटे से बच्चे को अपने बच्चे की तरह परवरिश करती थी, उसको पालती थी, उसको बहुत लाड और प्यार देती थी। उसका नाम भी संध्या ने लक्ष्मी रख दिया था। लक्ष्मी के घर आने के कुछ ही महीनों बाद संध्या भी गर्भवती बन जाती है, जिससे गांव के सारे लोगों ने ये मान लिया कि ये गाय तो बहुत भाग्यशाली है। और तब से लेकर गांव में जिस किसी के भी घर कोई अच्छा काम या शुभ काम होने वाला होता तो वो लोग आकर लक्ष्मी को अपने घर ले जाया करते थे। जैसा वो लोग मानते थे उनके साथ भी वैसा ही होता था। हर किसी के साथ हर बात में अच्छा ही अच्छा होने लगा, जिससे सारे लोगों को तो यही लगने लगा कि ये गाय तो सभी के लिए बहुत भाग्यशाली है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं, फिर लक्ष्मी भी गर्भवती हो जाती है। अब विजय वर्मा और उसकी पत्नी संध्या के साथ साथ सारे गांव के लोग लक्ष्मी के होने वाले बच्चे के इंतजार में खड़े हुए थे और वो वक्त आ ही गया। लक्ष्मी ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्चे को देखने के बाद सारे गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। सारे लोगों की परेशानी देखकर विजय वर्मा और संध्या भी आकर देखते हैं कि उस छोटे से गाय के बच्चे के तो 3 आँख थे, जिसको देखकर विजय वर्मा भी थोड़ा सा घबरा जाता है। गांव के कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बहुत कम समय में ही ये बात सारे गांव में फैल जाती है। गांव के कुछ लोगों का कहना ये था कि ये गाय तो उनके लिए अशुभ हो सकती है, क्योंकि ऐसी अनहोनी तो उनके गांव में पहले कभी नहीं हुई। सारे गांव के लोग यही कहने लगे कि वो सच में ही अशुभ हो सकती है, क्योंकि ऐसी मनहूस गाय उनके लिए बहुत ही मनहूस साबित हो सकती है। गांव के कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि अब ये गाय को वो लोग गांव में रहने नहीं देंगे, जिस बात पर विजय वर्मा ने बिल्कुल ही हाँ नहीं कही थी। और उसी दिन गांव में बहुत बड़ी बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, जिस बारिश की वजह से सारी ही नदी और तालाब भर जाते हैं और गांव में भी पानी आ जाता है। ये सारी चीजें देखकर गांव वालों का शक तो यकीन में बदल गया था कि ये गाय सचमुच में ही बहुत ज्यादा अशुभ है। उन लोगों ने फैसला किया किसी न किसी तरह अब इस गाय की जान लेकर ही रहेंगे। ये बात पता चलते ही विजय वर्मा ने उस गाय को और उसके छोटे से बच्चे को रस्सी खोलकर भगा देता है, लेकिन फिर भी गांव वालों ने हार नहीं मानी थी। बहुत दूर तक लक्ष्मी का और उसके छोटे से बच्चे का पीछा करने लगे। ऐसे ही लक्ष्मी और उसका छोटा सा बच्चा बहुत दूर तक जंगल में भागते रहे, लेकिन तभी एक आदमी उसके बच्चे की तरफ एक बहुत बड़ी खुरपी फेंकता है, जिसको लक्ष्मी देख लेती है और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस खुरपी के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। और वो खुरपी लक्ष्मी को बहुत जोर की लगती है, जिससे वो वहीं के वहीं मर जाती है। लेकिन उसका छोटा सा बच्चा जंगल की झाड़ियों में कहीं दूर जाकर छिप जाता है। गांव के सारे लोग उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलता, जिससे थक हार कर वो अपने गांव की तरफ वापस लौट जाते हैं। विजय वर्मा गांव के लोगों की ये सोच से बहुत ज्यादा दुखी था कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। एक छोटा सा बेजुबान जानवर जो कि कुछ ही समय पहले पैदा हुआ था, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी थी। ऐसे बेजुबान छोटे से जानवर को उन लोगों ने अपशगुनी माना। उनके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था उसका कारण उसको जाना। ये सभी देखकर विजय वर्मा बहुत ही ज्यादा परेशान था। विजय वर्मा सोचने लगा कि ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से उसने कितना कुछ नहीं किया। सारा गांव का रंग रूप उसने बदल दिया था, लेकिन ये मूर्ख कभी नहीं बदलेंगे। अब ऐसे लोगों के साथ मिलकर जीना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था, जिससे विजय वर्मा ने उस गांव में जितनी भी उसके घर, उसकी जमीन, उसकी जायदाद जितनी भी थी, वो सभी के सभी बेचकर अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है और दूसरे गांव में रहने लगता है। जैसे ही विजय वर्मा उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है, तभी से गांव में बहुत ज्यादा परेशानियां शुरू होने लगती है।
अब उस गांव में कोई ऐसा नहीं था जिनकी समस्याओं का समाधान करे, जिनकी परेशानियों के लिए उनकी सहायता करे। अब वो गांव बहुत वीरान और सुनसान हो गया था। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। अरे यार रामू, हमारे गांव में इतनी गरीबी तो पहले कभी नहीं थी। हाँ दोस्त, तू तो सच कहता है। जब विजय वर्मा जी हमारे गांव में रहते थे तब तो हमारी गांव की परिस्थिति बहुत अच्छी होती थी। हाँ वही तो, पहले हमारे हरे भरे खेत, हमारा गांव कितना सुंदर लगता था यार। पता नहीं फिर से अच्छे दिन कब आएंगे। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। अगर कुछ पैसा है तो मेरी सहायता कर दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे नानी माँ, तुम अपनी दिल की हाल सुना रही हो और हम नहीं सुना रहे हैं। बस तुम में और हम में इतना ही फर्क बच गया। अच्छा बेटा, मुझे माफ कर देना। बहुत भूखी हूँ ना, इसीलिए मैंने पैसा मांग लिया था। लेकिन मुझे गलत मत समझना बेटा। अरे नानी माँ, हम पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, इसी रास्ते से चली जाओगी तो एक जंगल आएगा। उस जंगल में बहुत सारी सब्जियां और फल भी मिल जाएंगे। जाओ और जितने चाहे ले लो। अच्छा बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सुनाई बेटा। मेरा घर भी उधर से ही आता है, तो मैं जाते जाते ले लूंगी। और कल आते समय तुम्हारे लिए मैं कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी बेटा। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत जंगल की तरफ चली जाती है और जैसा कि उन लोगों ने कहा था वैसे ही उस जंगल में कुछ सब्जियां और फल भी तोड़ लेती है और अपने लिए ले लेती है। घर वापस आते समय उस बूढ़ी के आगे अचानक ही एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। बूढ़ी बहुत डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में 3 आंखों वाली गाय यानी कि लक्ष्मी की बेटी वहां पहुंच जाती है और उस सांप को अपने पैर के तले दबा देती है और उसको कुचलने लगती है, जिससे वो सांप डरता हुआ वहां से निकलकर भाग जाता है। जैसे ही उस बूढ़ी ने अपनी आंख खोले तो उसने देखा कि उसके आगे तो एक 3 आंखों वाली गाय खड़ी हुई है। लेकिन वो बूढ़ी उस गाय को देखकर बिल्कुल नहीं डरी थी, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगी। और उस दिन से वो बूढ़ी हर दिन उस गाय से मिलने के लिए जंगल चली जाया करती थी और हर दिन उस गाय को खाने के लिए कुछ न कुछ ले जाकर दिया करती थी, जिससे वो गाय भी बहुत खुश रहती थी। एक दिन की बात है, उस गाय ने बूढ़ी को अपनी शक्तियाँ बताने लगी, जिनको देखकर वो बूढ़ी औरत के तो होश उड़ जाते हैं। उस गाय की पहली आंख से ढेर सारा सोना निकल रहा था और दूसरी आंख से हीरे और मोती निकल रहे थे और तीसरी आंख से ढेर सारा पैसा निकल रहा था, जिसको देखकर वो बूढ़ी बहुत परेशान हो जाती है। फिर जाकर उसको पता चलता है कि ये गाय कोई मामूली गाय नहीं बल्कि ये जादुई गाय है। फिर वो सारा पैसा ले जाकर गांव में जो भी परेशान होता, जिसको भी सहायता की जरूरत होती, उनको दे देती थी और उनके परेशानियों को दूर करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया था। गांव के लोगों ने उससे पूछा कि ये सारा पैसा और इतना सारा सोना उसके पास कहाँ से आता है। फिर वो बूढ़ी उन 3 आंखों वाली जादुई गाय के बारे में बता देती है। तब जाके उन गांव वालों को ये बात का एहसास हुआ कि उन लोगों ने कितना बड़ा गलत काम किया था। जो गाय उनकी इतनी सारी परेशानियों को दूर करती है, उसकी तो उन लोगों ने जान लेने की कोशिश की और उसको अपशगुनी माना। बेचारी उस गाय की माँ की तो जान तक ले ली थी, लेकिन फिर भी अब भी वो गांव वालों का भला ही कर रही है। ये बात जानकर सारे गांव वालों को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। ये सब ऐसा ही चलता रहता था। कुछ ही महीनों में उनका गांव पहले जैसा सुंदर, खूबसूरत और हरा भरा होने लगा।